कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं जेनली का हस्बैंड उसको गेट से हटाकर रूम में चला जाता है और चारों तरफ रूम को तलाशने लगता है, लेकिन उसे कोई भी आदमी नजर नहीं आता। अब बच्चों को देखकर वो पूछता है कि ये कौन है। तभी टोटो और सुजुरु कहते हैं कि ये मेरी माँ है। सुजुरु बच्चों के मुंह से माँ वर्ड सुनकर घबरा जाता है। तभी जेनली भी कह देती है कि हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। यह सुनकर सुजुरु कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, किसी भी बच्चे को अपना बच्चा कह रही हो। जिस पर जेनली कहती है कि वो जब बहुत छोटी थी तब उसने कंसीव किया था। 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी हुई थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत डर गई थी। उसे लगने लगा कि वो अच्छी माँ ना बन सकेगी और ना ही बच्चों को पाल सकेगी, इसीलिए उसने तलाक ले लिया और बच्चों को छोड़कर चली गई, सिंगल लाइफ जीने लगी। फिर सुजुरु के हाथ को पकड़कर कहती है कि मुझे ये बात शादी से पहले आपको बता देनी चाहिए थी। ये मेरी गलती है कि मैंने आपसे ये बात छिपा के रखा। लेकिन सुजुरु जेनली के झूठ को सुनकर टूट जाता है। अब उसे जेनली की किसी भी बातों पर यकीन नहीं होता। जेनली कहती है कि वो इन बच्चों के पास कभी ना जाती, ना ही इनको कभी याद करती है। ये तो उसका एक डरावना अतीत है, लेकिन अब बच्चों के पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुके हैं। अब बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे में हमें माँ का फर्ज निभाना ही होगा और बच्चों को अपने साथ रखना होगा। ये सुनकर सुजुरु वहीं पर बैठ जाता है और जेनली उससे माफी मांगने लगती है। कहता है कि तुम झूठी हो, शादी के इतने दिन तक तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी। अगर तुम मुझे पहले ये बात बता देती तब भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेता, लेकिन अब कैसे करूं? आज ये छिपाया है, कल कुछ और छिपा सकती हो। ये कहते हुए जेनली को झिड़क देता है। ये देखकर बच्चे सुजुरु को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन झेंग उन्हें संभाल लेती है। फिर सुजुरु जेनली से कहता है कि तुम्हारा एक परिवार है, तुम मेरी बीबी हो, मेरे बच्चे की माँ भी हो। तुम्हें अब 2 लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, या तो इन दोनों बच्चों को एक्सेप्ट कर लो या फिर मुझे और मेरे बच्चे को। जेनली के लिए ये दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं, इनको छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। और इसी बात पे इन दोनों में बहस होने लगती है। तभी टोटो इन दोनों से कहती है कि तुम सब खुश रहो, हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ये कहकर घर से बाहर चली जाती है। जियांग और झेंग उसे तलाशने के लिए बाहर जाते हैं। टोटो एक कार्टून के नीचे छिपी होती है। तभी कार्टून उस पर गिरने लगता है। ये देखकर एक आदमी बच्चे को बचाने जाता है, लेकिन वो भी कार्टून के नीचे दब जाता है। उसकी एक बेटी होती है जो कि बचाने में लग जाती है और हेल्प मांगने लगती है। यह सुनकर जियांग वहां पर पहुंच जाता है। जल्दी से टोटो और उस आदमी को बचा लेता है। फिर टोटो को बहुत समझाता है और अपने साथ घर लेकर चला आता है। सुजुरु अभी भी जेनली पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम तो वर्जिन होने का दावा कर रही थी, इसकी छांव में तुमने 2 बच्चों को जन्म दे दिया। यह सदमा सुजुरु को पल पल मार रहा था। तभी जियांग टोटो को लेकर यहाँ पर आ जाता है। टोटो अभी माँ से नाराज होती है। तभी जेनली कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको अब नहीं छोड़ूंगी। अब तुम दोनों को माँ की ममता मिलेगी और जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। ये कहकर सुजुरु के साथ घर पर चली जाती है, जहाँ पर मदर इन लॉ ये सारी बात सुनकर एक फैसला लेती है कि जेनली या तो अपने हस्बैंड को सिलेक्ट कर ले या फिर उन बच्चों को। जेनली दोनों के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मदर इन लॉ कहती है कि बच्चे के साथ अगर रहोगी तो हस्बैंड को तलाक देना पड़ेगा। ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जेनली कहती है कि वो तलाक दे सकती है, लेकिन बच्चों से दूर नहीं जा सकती है। अब तीनों ही बच्चों को वो लेकर रहेगी। ये कहकर झेंग के पास चली आती है। झेंग के पूछने पर वो कहती है कि उसकी मदर इन लॉ चाहती है कि मैं सुजुरु को तलाक दे दूं, लेकिन सुजुरु ऐसा करना नहीं चाहता है, बस माँ के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा है। झेंग तलाक का नाम सुनकर काफी डर जाती है और उसे समझाने लगती है कि बच्चे को वो रख लेगी, जेनली अपने हस्बैंड से तलाक ना ले। जियांग झेंग के इस बात को सुनकर उसे बाहर लेकर चला जाता है और कहता है कि बच्चा उनका है, कुछ भी करे तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। जियांग की यह बात सुनकर झेंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो उनके बच्चे होने से पहले मेरे बहन भाई हैं, मैं उनके लिए अच्छा सोच सकती हूँ। ये कहकर जियांग के पास से चली जाती है और कह देती है कि दोबारा से वो उसकी फिक्र नहीं करे। ये कहकर जेनली के पास दोबारा से जाती है। जेनली कहती है कि अब कल हमारी जिंदगी नए तरह से शुरू होगी, कल ही तलाक होगा, कल हम बच्चों के साथ रहना शुरू करेंगे। तभी हमें जिंग को दिखाया जाता है, जो कि कुनियान के मना करने के बाद भी वो टूर पर जाने का फैसला ले लेते हैं। कुनियान रूम के बाहर डोर पर पहरे देते हुए सो रहा था। तभी जिंग और उसकी जी
सिर्फ चुपके से वहाँ से चले जाते हैं। लिन अपनी बेटी को भी छोड़ जाती है। अब कुनियान की जब आँख खुलती है तो वो जिंग को कहीं भी नहीं पाता। ये देखकर वो समझ जाता है कि पापा टूर पर चले गए हैं। अब वो झेंग को कॉल करके ये बातें बता देता है। झेंग जल्दी से बच्चों को लेकर कुनियान की तरफ आने लगती है और कुनियान की अब और भी मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और लिन की बेटी भी रोए जा रही थी। वो अकेला दो को संभाले या फिर लिन की बेटी को, इसी में वो बहुत ही परेशान होता है। तभी रूम ऑनर आकर रेंट लेने की बात करता है, वो भी पिछले 3 महीने की, क्योंकि जिंग ने किराया नहीं दिया था। अब कुनियान के पास तो पैसे होते नहीं। वो कहता है कि पापा टूर पर गए हैं, आने के बाद ही हम आपको पैसे दे सकते हैं। लेकिन वो आदमी फौरन ही घर को खाली करने की बात करता है। कुनियान कहता है कि हम सब कहाँ जाएंगे। ये सुनकर वो आदमी कुनियान और बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाने की बात कहता है और जबरदस्ती उनके हाथ को खींचना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर झेंग आ जाती है। सारे मसलों को समझते हुए वो 1 महीने का किराया रूम ऑनर को दे देती है और उसे यहाँ से भेज देती है। लेकिन अब वो बहुत ही परेशान हो गई थी। तभी जियांग दादाजी के पास जाता है। दादाजी बच्चों के बारे में उसे पूछने लगते हैं, साथ ही कहते हैं बच्चों से मिलना है। जियांग दादाजी को बता देता है कि उनके जुड़वा बच्चे की माँ मिल गई है जो कि ड्रेस डिजाइनर है। जल्दी वो बच्चों को लेकर इनके पास से चली जाएगी। ये सुनकर दादा बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि शॉप का कागज उन्हें दे दो। जियांग अब दादा से बात करके झेंग की तरफ निकल पड़ता है। तभी हमें हाईली नजर आती है जो कि डॉक्टर को दवा दिखाकर ये जान चुकी होती है कि दादाजी को फेफड़े का कैंसर है। ये सुनकर वो रोने लगती है। तभी जुनहो को कॉल करके अपने पास बुला लेती है और कहने लगती है कि दादा के बिना वो कैसे रहेगी, कैसे इतनी बड़ी कंपनी को वो अकेले संभाल पाएगी। जिस पर जुनहो कहता है कि सारी दुनिया तुम्हें धोखा दे दे लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसे गले से लगा लेता है। इस तरह दोनों ही एक दूसरे के गम को आपस में बांटने लगते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हाईली कंपनी में जाती है जहां पर वो आदमी आया होता है जिसने कार्टून के नीचे दबे हुए टोटो को बचाया था। अब इस आदमी का कहना होता है कि दादाजी की बेटी मेरी वाइफ थी। ये इसी सिलसिले में दादा से मिलना चाहता था, लेकिन हाईली इस आदमी को टाइम दे देती है। फिर ऑफिस में जाकर जुनहो पर गुस्सा करने लगती है कि इंटरनेट से फोटो को हटा दो वरना दिन भर ये लोग आकर हमें पागल करते रहेंगे। लेकिन जुनहो ने समझाने लगता है कि दादा की एक ही ख्वाहिश है, उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि उनकी बेटी मिले ना मिले। तभी हाईली उससे लिस्ट देती है और कहती है कि कंपनी में दादाजी के कुछ एम्प्लॉय हैं, अपने वक्त से उन्होंने रखा है जो कि दादाजी के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम उनकी दादा की तरह केयर नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन सारे ही एम्प्लॉयज को कंपनी से हटा दो और नए एम्प्लॉयज को रख लो। ये सुनकर जुनहो एक पल के लिए शांत होता है। तभी हाईली कहती है कि कल ही तो तुमने कहा था कि सारी दुनिया मुझे धोखा दे दे लेकिन तुम कभी नहीं दोगे, तो इस जरा से बात पर तुम शांत क्यों हो गए। यह सुनकर जुनहो हाईली की बात को मान जाता है। दूसरी तरफ जियांग होटल में पहुंचकर झेंग को तलाशने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर होती नहीं। ये देखकर वो उसे कॉल करता है। झेंग कॉल को कट कर देती है, लेकिन कुनियान रिसीव कर लेता है और बता देता है कि शिशु बहुत ही डिस्टर्ब है क्योंकि फादर टूर पर चले गए हैं। रूम का किराया भी बकाया है जो कि पिछले 3 महीने से सिंह फादर ने दिया नहीं था। अब वो यहाँ का एड्रेस बता देता है और अगले ही पल जियांग घर पर पहुंच जाता है। झेंग अब भी उसे नाराज ही थी, उसे भगाने लगती है। तभी जियांग उस शॉप का पेपर दे देता है। ये देखकर झेंग बड़ी खुश हो जाती है और जियांग के साथ कंपनी चली आती है जिससे कि वो पैसे ले सके और परेशानी को खत्म कर सके। तभी हाईली जियांग के साथ झेंग को देख लेती है। ये देखकर वो बहुत ही जल जाती है। अब वो बहाने से झेंग की बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। जियांग को हाईली का ये रूप बहुत ज्यादा बुरा लगता है और तभी यहाँ पर दादाजी आ जाते हैं। वो झेंग से मुस्कुराते हुए बात करने लगते हैं और अपने साथ लेकर ऑफिस में चले जाते हैं। हाईली ये सब देखकर और भी ज्यादा जल जाती है। दादाजी झेंग को अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि उसे कभी भी कोई जरूरत लगे तब वो उन्हें कॉल कर ले। हालांकि झेंग कह देती है कि वो हालात का मुकाबला डट कर करना जानती है। झेंग का ये अंदाज दादाजी को बड़ा ही पसंद आता है। दादाजी कहते हैं कि हम तुम्हारे फादर के अच्छे दोस्त थे। ये सुनकर वो बहुत ही खुश होती है। तभी सुजुरू को हमें दिखाया जाता है जिसका शॉप में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी जेनली उसके पास आती है, साथ ही डिवोर्स पेपर लेकर भी आती है। कहती है कि शॉप में जो आधा पैसा मेरा लगा है या तो तुम मुझे दे दो या फिर मैं तुम्हें दे दूं, इस तरह हम खुशी से अलग हो जाएंगे। ये सुनकर सुजुरू रो पड़ता है। कहता है कि मेरे प्यार का क्या यही अंजाम तुमने सोचा है? अरे बीच का भी कोई रास्ता तो निकाल सकती थी।
लेकिन तुम तो सोच कर आई हो कि मुझे छोड़कर बच्चों के साथ तुम्हें रहना ही है। ऐसे ही इन दोनों में फिर से बातें होने लगती है। तभी सुजुरु को पता चलता है कि उसकी बेटी बीमार है, कल से उसने कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनकर वो भागते हुए घर पर चला जाता है। ये सुनकर जेनली भी जाती है। बच्ची काफी दिन के बाद माँ की गोद पाकर बिना दवा के ही ठीक हो जाती है। जेनली बच्ची को लेकर रूम में चली जाती है। माँ बेटे के बीच फिर से जेनली के अबाउट बात होने लगती है। उधर जेंग को लिन की बहन का एड्रेस मिल जाता है क्योंकि वो लिन को लेटर लिखा करती थी। अब जेंग उसे एड्रेस पर लिन की बेटी को भेजने का प्लान बनाने लगती है। ये सोचते हुए वो बच्ची के पास जाती है। तब वो देखती है कि बच्ची को तो तेज फीवर है। ये देखकर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी जेनली बच्ची को सुलाकर मदर इला के पास जाती है। सुजुरु कहता है कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, जिस पर उसकी माँ एक पेपर देती है और जेनली से कहती है कि इस पर साइन कर दो। उसमें लिखा होता है कि बच्चों को तो वो ला सकती है, लेकिन वो बच्चे एक गैर की तरह घर में रहेंगे और कभी भी जेनली को माँ नहीं कहेंगे। ये सुनकर जेनली उठ खड़ी होती है, कहती है कि ये नहीं हो सकता है। जिस पर मदर इला कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पड़ोसियों को इस बात का पता लगे कि तुम्हारे पहले से दो बच्चे हैं। 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि हमने कैसी बहू लाई है। जेनली कहती है कि आपने ये भी तो लिखा है कि बच्चों को हमारी संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस जगह तो आप गलत ही हैं, उन्हें मेरे हिस्से का तो पूरा हक है ही। ये सुनकर सुजुरु की माँ कहती है कि तुम मेरी बहू हो, तुम्हारे पैसे तुम्हारी संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है, कोई पड़ोसी की बहू नहीं हो कि तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। जेनली को मदर इल्ला की ये शर्त पसंद नहीं आती। वो यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मदर इल्ला कहती है कि तुम अकेले 3 बच्चों के साथ एक परिवार कभी भी नहीं बना सकती हो। एक औरत को मर्द का सहारा जरूरी है। फिर से सोच लो, मेरी शर्त इतनी भी बड़ी नहीं है। जेनली उसकी बात को सुनकर पलटती है तो वो सुजुरु की आंखों में उदासी देखकर रो पड़ती है। फिर रोते हुए उस पेपर पर साइन कर देती है। सुजुरु की माँ उस लेटर को लेकर नोटरी में चली जाती है। सुजुरु जेनली के पास आता है, कहता है कि उन बच्चों को एक परिवार की तरह समझा जाएगा। उस पेपर में जो लिखा है वैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। कहते हुए जेनली को गले से लगा लेता है। जेनली रोते हुए कहती है कि क्या ये सजा कम है? मेरे बच्चे मुझे माँ न कहकर आंटी कहेंगे, कैसे उनसे मैं इस हक को छीनूंगी जिसे गॉड ने दिया है। ये कहते हुए वो रोने लगती है और सुजुरु उसे समझा रहा होता है। तभी हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि कंपनी आते हैं और वो आदमी आज भी आया होता है। दादाजी उस आदमी को देखकर अपने मैनेजर को उसके पास भेज देते हैं कि उसकी जाकर कोई हेल्प कर दो, क्योंकि वो बहुत ही परेशान हाल दिख रहा था। तभी वो आदमी मैनेजर से कहता है कि ये दादाजी को दे दो। दादाजी के पास आयली होती है। तभी वो मैनेजर उस सामान को लाकर दादाजी को दे देता है। दादाजी उसे देखने के बाद बेताब होने लगते हैं, क्योंकि ये उनकी खोई हुई बेटी का ही सामान था जिसे बचपन में उन्होंने दिया था। अब वो आदमी के पास जाने लगते हैं, लेकिन जेनली उन्हें रोक लेती है। तभी दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर मैनेजर उन्हें लेकर चला जाता है और हायले उस आदमी के पास जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन वो आदमी कह रहा होता है कि मैं दादाजी का दामाद हूँ, उनकी बेटी मेरी वाइफ है। ये सुनकर हायले उसका मुंह बंद रखने के लिए कहती है और उसका नंबर लेकर दादाजी के पास चली आती है। दादा कहते हैं कि बेटा उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। हायले दादा को इत्मीनान दिला देती है कि वो सब कुछ नॉलेज लेकर दादा को दे देगी। दूसरी तरफ जेंग बच्चों को लेकर बड़ी ही खुशी से नाश्ते की टेबल पर बैठी होती है। तभी जेनली के उसके पास कॉल आती है कि वो बच्चों को लेने के लिए आ रही है। ये सुनकर जेंग खाना छोड़ देती है और बच्चे भी रोने लगते हैं। ये देखकर जेंग उन्हें समझाने लगती है और कहती है कि वो हमेशा उनके बहन भाई की तरह ही रहेंगे और वो उनसे मिलने भी आया करेगी। फिर कहती है कि बच्चों तुम माँ से कभी मत लड़ना और अंकल से बहुत ही प्यार करना। ये सब कह ही रही होती है कि तभी जेनली अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आ जाती है और बच्चों को लेकर चली जाती है। हालांकि जाते वक्त बच्चे और जेंग साथ में कुनकियान सब लोग बहुत ही बुरी तरह से रो रहे थे, क्योंकि ये विदाई इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि इनके साथ इन्होंने 7 साल गुजारा होता है। अब एक पल में ये दोनों ही जुदा हो रहे होते हैं। अब ये बच्चे जेनली के साथ घर पर चले जाते हैं। जैसे ही नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठते हैं, जेनली के साथ सारे ही रूल इन बच्चों पर लगाने लगती हैं। ये देखकर जेनली अपने हस्बैंड से कहती है कि बच्चे अभी अभी आए हैं, इनसे कह दो कि ये रूल ये कल से शुरू करेंगे। तभी वो बच्चे जेनली को माँ कहने लगते हैं। उनके सास कहती है कि ये तुम्हें माँ नहीं कह सकते हैं, कुछ देर पहले ही तुमने ये साइन किया था और हमसे वादा भी लिया था। जिस पर जेनली कहती है कि ठीक है, ये कल से हमें माँ नहीं कहेंगे। बच्चे ये सब झगड़े देखकर अपने रूम में चले जाते हैं। तभी जेनली भी वहाँ पर जाती है और बच्चों से कहती है मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम रूम में हमें माँ कह सकते हो और बाहर हमें आंटी कह लेना। अब बच्चे इस बात के
लिए एग्री हो जाते हैं। तभी जेनली कहती है कि मैं आज तुम लोगों के साथ सोऊंगी। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सुजुरू यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि बच्ची रो रही है, तुम्हें हमारे साथ रूम में चलना पड़ेगा। अब जेनली को न चाहते हुए भी बच्चों से दूर जाना पड़ता है क्योंकि दूसरी बच्ची भी रो रही होती है। अब टोटो और जोजो को ये घर बहुत ही अजीब लगने लगा था। पहले दिन ही इतने सारे कांड देखकर बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है। अब वो अपनी बहन को कॉल करने के बारे में सोचने लगते हैं। उधर हम जेंग को देखते हैं जिसको अब नौकरी की बहुत ही जरूरत होती है। ये देखकर वो अपने किसी फ्रेंड से मिलती है और जॉब पर लग जाती है, लेकिन ये जॉब किसी और की नहीं जियांग की होती है। ये चीज उसे बाद में पता चलती है जब वो सफाई करने के लिए उसके घर में जाती है। अब जियांग उसे देखकर मुस्कुराता है और जेंग शर्माने लगती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा जो कि जल्द हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।